हेलो एवरीवन, दिस इज अश्विनी पांडे। वेलकम टू अवर चैनल पांडे गुरुकुल। सो फ्रेंड, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 कराया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। और गाइज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे पता चल जाए कि वीडियो अच्छी बनी है। तो गाइज़, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज मैं इसका पार्ट 2 समझाऊँगा। सो गाइज़, इसमें टॉपिक आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट। अब ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, आपने सीरीज़ पैरेलल पीछे पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड है। अब आपको सीरीज़ पैरेलल बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले सीरीज़ की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक का मतलब समझ गए ना, हमारे घरों में डोमेस्टिक पब्लिक वाले। तो सीरीज़ के कनेक्शन के कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे एक बैटरी है और यहाँ से दो कनेक्शन गए, मतलब एक गया इधर, तो ये ऐसे बल्ब का साइन है। ये बल्ब का साइन है। अब सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक यहाँ से गया करंट, ये गया। अब पहले सीरीज ही होता था, उसमें क्या होता था, एक बल्ब आगे का फ्यूज़ हो गया तो पीछे के सारे जलना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे आगे करंट पास ही नहीं होगा। करंट का मेन सोर्स ही यही है। मतलब इससे आगे के, मान लो ये वाला कोई बीच वाला ख़राब हो गया तो इससे आगे का नहीं जलेगा, लेकिन इसके पीछे तक करंट आएगा। ये मान लो ठीक है, मतलब अभी ये वाला ख़राब होता है तो क्या होगा, इसके पीछे के सारे जलेंगे, लेकिन इसके आगे वाला नहीं जलेगा। क्योंकि जब मैंने बताया था ना आपको, ऐसे बीच में वायर होती है, टंगस्टन वायर होती है ये वाली। अब ये ब्रेक हो जाती है, तो ये जब ब्रेक हो जाएगी तो करंट यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए वो नहीं हो पाता, आगे बल्ब जल ही नहीं पाता। तो ये होता है सीरीज़ कनेक्शन। इसीलिए पहले जो लड़ियाँ होती थी ना, हमारी लड़ियाँ, लड़ियों से मतलब है कि जो दिवाली वाली लड़ी आती है, वो कुछ इस तरह के होते हैं ना, ऐसे ऐसे बल्ब होते हैं उसमें, ऐसे ऐसे। वो सब सीरीज़ में, अब तो पैरेलल आने लगी हैं। वो पहले सीरीज़ में आती थी, पहले 2 तार होती थी उसमें सिर्फ। आप ध्यान से देखोगे अगर, तो 2 तार होती थी बस, ऐसे करके उसमें बल्ब होते थे। तो कहते नहीं, जैसे पहले क्या होता था, एक ख़राब हो गई तो सब ख़राब हो गई, कोई नहीं जलती थी, उसको बहुत आराम से रखना पड़ता था। और अब पैरेलल वाली में क्या होता है, पैरेलल वाली में सब पैरेलल नहीं होती, कुछ सीरीज़ भी होती हैं। तो इसीलिए हमारे पास कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी एक छोड़ के एक जलती है, एक छोड़ के जल रही होती है। उसका मतलब यही होता है कि एक सीरीज़ में कनेक्शन होता है, दोनों सीरीज़ में होता है, लेकिन 2 अलग अलग कनेक्शन होते हैं। तो इसीलिए एक ख़राब हो तो दूसरा चले। आजकल इसलिए होता है पैरेलल, इसलिए लगाया जाता क्योंकि अगर पैरेलल लगाएंगे तो बहुत सारी उसमें वायर जुड़ जाएंगी। तो ये होता है सीरीज़ का। अब आ जाते हैं पैरेलल पे। ये कहाँ यूज़ होता है ये भी बताऊँगा। सीरीज़ पहले घरों में यूज़ होता था। पहले घरों में जैसे यहाँ पे पंखा लगा दिया, यहाँ बल्ब लगा दिया, यहाँ पे हीटर लगा दिया, फ्रिज लगा दिया, एसी लगा दिया, ऐसे करके कनेक्शन सारे जुड़ते थे। अगर एक भी चीज़ की बटन, मेन एक ही स्विच होता था इसमें, एक स्विच ही होता था ना, बहुत सारे स्विच तो होते नहीं थे। एक बंद कर दो, सब जगह पर करंट बंद हो जाएगा, कहीं करंट नहीं जाएगा। ये मेन स्विच भी होता था और यही स्विच भी होता था। ये नहीं कि ये मेन स्विच है और भी स्विच होंगे, यही स्विच होता था। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जैसे बैटरी लगी है, एक ये बैटरी लगी है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो वैसे ही बना देता हूँ, बच्चे सोचेंगे कि ये सर ने चेंज कर दिया। पैरेलल कनेक्शन कुछ इस तरह से होते हैं कि यहाँ से गया ये, अब ये होता है, इसमें ये जाता है, और यहाँ पर मान लो कोई स्विच है। मतलब समझ में आया आपको पैरेलल का? मतलब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव से करंट निकला, इधर गया, पूरी वायर में करंट है, आके नेगेटिव में निकल गया।
अब मान लो इसमें करंट आया, ये बल्ब ख़राब भी है तो करंट यहाँ से आगे आगे जाएगा और इसमें चलाएगा, आगे जाएगा इसमें चलाएगा, आगे जाएगा इसमें चलाएगा, आगे जाएगा इसमें चलाएगा। मल्टीपल स्विच होते हैं इसमें, ठीक है, मल्टीपल स्विच, क्योंकि हर अप्लायंस के पास अपना एक स्विच होता है। दिख रहा है ना आपको, हमारी होम की वायरिंग होती है ये। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों ही वायरिंग में यूज़ होते हैं। पहले ये होता था, आजकल ये होता है, क्योंकि ये बहुत बेस्ट माना जाता है। जैसे कहते हैं एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो ऐसा तो पूरे घर में लाइट चली जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये यूज़ होता है हमारे घर में, ये डोमेस्टिक कनेक्शन में यूज़ होता है। डोमेस्टिक कनेक्शन में ये यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, जिसमें डिसएडवांटेज देखेंगे इसकी और एडवांटेज देखेंगे इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ कनेक्शन, या फिर सीरीज़ भी लिख सकते हैं, और एडवांटेज ऑफ पैरेलल। अब कहने का मतलब है कि सीरीज़ की डिसएडवांटेज ही है कि देख रहे हो डिसएडवांटेज, कोई एडवांटेज तो है नहीं, इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं हमको, लेकिन पैरेलल में फ़ायदा कोई नुकसान नहीं है हमको, ठीक है। अब इसमें कहते हैं डिसएडवांटेज में होती है इसका सिंगल स्विच, कहने का मतलब है सिंगल स्विच। सिंगल स्विच होता है, एक ही स्विच होता है और सब काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज बोल सकते हो, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्विच होते हैं, मल्टीपल स्विच है ना। और इसमें क्या होता है, सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज क्यों, देख रहे हो सेम करंट जा रहा सब पे। इसमें क्या होता था, ये वोल्टेज खा लेता था, फिर उसके बाद ये वोल्टेज खत्म, तो ऐसा करते करते लास्ट वाले के बाद वोल्टेज बहुत ही कम बचती थी। इसमें 220 है, अगर 240 या 240 या फिर 220 है तो वो 220 सबके पास आती है। अब इसमें एक और आता है, वन स्टॉप वर्किंग करके एक पॉइंट है। वन स्टॉप वर्किंग, एक स्टॉप वर्किंग कर हो जाएगा तो दूसरे सारे करना बंद हो जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। नॉट वन स्टॉप वर्किंग, ठीक है गाइस। तो ये उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, अब इसको समझ लो, क्योंकि समझने वाली भाषा लिखी है। पढ़ाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, समझने वाले समझाने वाले बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो आपको मैं अपनी आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आपको यदि लिखना है तो मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर मुझे नोट्स प्रोवाइड कीजिए, मैं इसके नोट प्रोवाइड कर दूँगा आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए गाइस। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, रोकियो आनंद। तो इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर टाइम बोल सकते हो।
डेफिनेशन इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये इलेक्ट्रिक पावर है, आप इसको पावर से भी डोनेट कर सकते हो, पावर से भी डोनेट कर सकते हो, वैसे इलेक्ट्रिक पावर होती है। अब इसकी यूनिट पे बात कर लेते हैं। पावर की ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वाट। वर्क डन की तो आप जानते ही हो, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो W हो जाएगा जूल पर सेकंड, ठीक है, ये होती है इसकी यूनिट। अब 1 किलोवाट, एक नोट पॉइंट है, कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू, ये तो आपको पता ही होगा गाइस, लेकिन लिख देते हैं पेपर में, कभी भी क्वेश्चंस में 1 किलोवाट करके आ जाता है तो आपको समझ 1 किलोवाट सर क्या होता है। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, ठीक है। तो ये होता है इसका ये कंसेप्ट। किलोवाट वाला कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा ना, कि किलोवाट, किलोग्राम, किलोमीटर, तो 1000 उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब इससे अनदर फार्मूला डिराइव करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद होगा फार्मूला, उसका मैं बताता हूँ क्या होता है इसका फार्मूला, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, याद रखो, W अपॉन में Q। इससे W की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगी, V मल्टीप्लाई Q, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। अब ये V और Q, एक और फार्मूला पढ़ा था आपने, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, चार्ज अपॉन में टाइम टेकन, इलेक्ट्रिक करंट, आपको याद होगा पिछली वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आएगी, I इंटू टी आ जाएगी। अब ये हो गई 1, ये हो गई 2। अब 2 की वैल्यू 1 में डालो, पुट 2 इन 1, क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस इंटू I इंटू टी, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस होता है। अब इसको यहाँ पे रख दो, इस वर्क डन पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, पावर था, वर्क डन की जगह ये रख रहे हो आप, V इंटू आई इंटू टी अपॉन में टाइम T से T कट गया, फी क्या बना, V इंटू में I, नया फार्मूला इंट्रोड्यूस हो गया, समझ रहे हो, आपको नया फार्मूला इंट्रोड्यूस हो गया। ये इससे कुछ नहीं किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लगाया था, वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, इससे वर्क डन ले लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर इक्वेशन 1 बन गई। एक फार्मूला और पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट में, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम टेकन। अब यहाँ से Q निकाल लिए, IT हो गया। अभी इस Q की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, तो ये पुट 2 इन 1 करके ये V और ये Q की वैल्यू को आ गई IT, ठीक है। अब यहाँ से T और T नीचे सेम था, इसमें रखने के बाद कट गया, तो ये बच गई पावर की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पावर। तो गाइस नोट कर लो, फिर मैं मिटाने के बाद 2 फार्मूले और इंट्रोड्यूस होते हैं। ये सब बार बार फार्मूले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक डोमेस्टिक वाले क्वेश्चंस आते हैं कि इतने वाट है, इतने वाट मतलब इतने वोल्ट की बिजली है, इतने वाट पावर है, तो आप करंट निकालो। तो ऐसे करके ना आपको पावर निकालो, करंट निकालो, चार्ज निकालो, तो इसीलिए आपको 3-4 फार्मूले बता दूंगा, तो आप उन सबसे निकाल, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, लेकिन मैं पहले फार्मूला बता देता हूँ। पहला फार्मूला तो ये है, दूसरा फार्मूला ये था, तीसरा ये था, या फिर इसको ना भी याद करो तो ये आप याद कर लो, ये याद कर लो, तो आप नोट कर लो, फिर मैं मिटो देता हूँ। नोट कर लिया, ठीक है। अब इसका अनदर फार्मूला आता है, अनदर फार्मूला किसका, कौन सा फार्मूला था, P इज इक्वल टू VI, उसका अनदर फार्मूला है। लिख लेते हैं पहले, P बराबर V इंटू में I। ओम्स लॉ क्या कहता है, बताओ, भूल गए, होता है ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू I इंटू में R। V की वैल्यू ऊपर रख दो, कुछ नहीं करना, इसको ले लो 2, पुट
वैल्यू ऑफ 2 इन 1 क्या हो जाएगा, फी इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई, ई बराबर आई स्क्वायर इंटू में आर। ठीक है, ये हो गया एक और। अब इसके बाद एक फार्मूला और आता है, मतलब टोटल आपके 4 फार्मूले बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक और जो कराऊंगा। तो ठीक है, अब अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं, वो भी इसी से डिराइव होगा। लिख लेते हैं पहले, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, अब ओम्स लॉ दोबारा लिखते हैं। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, जैसा कि मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। अब यहाँ से आप I की वैल्यू निकालो, I की क्या आएगी, I इज इक्वल टू वी बाई आर, वी बाई आर आ जाएगी। इसको इस पर रख दो, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, सेम वही, पुट 2 इन 1। ठीक है, कुछ नहीं करना, वी पी आ जाएगा v इंटू में v बाय आर, यही आएगा। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, p बराबर वी स्क्वायर बाय आर। तो ये 4 फार्मूले बहुत ज़रूरी है आपको याद रखने के लिए। इनकी डेरिवेशन तो खैर पेपर में नहीं आती है, ये जिस तरह मैंने ड्राइव किया, मैंने आपको समझाने के लिए ड्राइव किया। मैं आपको डायरेक्ट 4 फार्मूले लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा बच्चों को बता देते हैं कि ये फार्मूले बनते कहाँ से हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको लर्न भी हो जाएगा। मेन क्या है ना, समझना तो ज़रूरी है, लेकिन याद रखना है फार्मूले को, इसको 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 और इसको। ये मेन वो था, बेसिक था, और ये बेसिक था ओम्स लॉ, इन्हीं दोनों से, और एक और ये था। इन 3 फार्मूले से मैंने सब ड्राइव कर दिया। 3 कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ये मैं आपको एक चैप्टर आ जाएगा बाद में, वर्क एनर्जी पावर में, उसमें आता है चैप्टर, लेकिन मैं आपको अभी समझाने के लिए मैं ये कंसेप्ट बता देता हूँ। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ये क्या कहती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroy। इसलिए कहता है एनर्जी ना बनती है ना ख़त्म होती है, ये इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल जो मेरा वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक करंट पे, इलेक्ट्रिक करंट का जो वर्क डन होगा वो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल में होगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपको समझ नहीं आता सर ने क्या, इसलिए ये ट्रांसफॉर्म्ड होती है, सिर्फ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। ठीक है, तो अब वो जो फार्मूला मैंने लिखा था पावर वाला, पिछले आपको याद होगा, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी तक इलेक्ट्रिक करंट था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट था ना पावर का, जैसे ये फार्मूला था ना पावर, क्या था, W अपॉन में T, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। तो वो वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक करंट था ना, क्योंकि चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट का ही वर्क डन देखा जाएगा। तो वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन में टाइम टेकन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में
अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगी पावर इनटू में टाइम टेकन। अब पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट, और ये होती है आवर, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है किलो वाट आवर, KWH। अब ये किलो वाट आवर आपको नहीं समझ आ रहा होगा, आपको मीटर में दिखता है, ये जो डोमेस्टिक मीटर होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वाले, उसमें एनर्जी ऐसी कैलकुलेट करते हैं पावर इनटू में टाइम टेकन, कि इतने टाइम टेकन में इतनी पावर लगी, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, किलो वाट आवर कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप लिख लीजिए 2 मिनट आते हैं। अब टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि ये लास्ट टॉपिक होगा यहाँ का, और चैप्टर का लास्ट टॉपिक ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हाई रेसिस्टेंस वायर। हाई रेसिस्टेंस वायर का मतलब समझ रहे हो, जिसमें से करंट पास होने नहीं देगा, वो पास मतलब हाई रेसिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा करंट पास नहीं होने देगा, हाई रेसिस्टेंस वायर। सो लाइक नाइक्रोम लिख सकते हो आप। अब इस नाइक्रोम का मैं बताता हूँ क्या होता है मेन। अभी मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, क्योंकि इसीलिए कह रहा हूँ आप लास्ट तक बने रहना वीडियो में। ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं और शायद आपको पता भी नहीं होगा, वो मैं आपको उससे रिलेटेड बताऊँगा। When electric current pass through high resistance wire like nichrome, the wire become very hot and produce heat. अब इसका फार्मूला जैसे आपको पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करके बताता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक है। क्यों निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्यों नहीं, इसमें निकालेंगे W, V इंटू में Q आ जाएगा। आपको ये समझ आ गया होगा V इक्वल टू W अपॉन में Q से मैंने W निकाल लिया इसको इधर साइड करके, ठीक है। अब एक और फार्मूला होता है I बराबर Q अपॉन में T। Q की वैल्यू निकाल लेंगे, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू में T आ जाएगी। V की वैल्यू भी निकाल लेते, तो ओम्स लॉ आपको याद होगा। ओम्स लॉ सर बहुत ज़रूरी है, बार बार बहुत जगह यूज़ होता है। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब V इज इक्वल टू आई आर से आप V की वैल्यू पर पुट कर दोगे। ओम्स लॉ तो याद होगा ना आपको, याद रख लो इसको। इन दोनों की वैल्यू को वहाँ पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आता है W, V की वैल्यू पे रखते हैं I इंटू में R, और Q की वैल्यू पे रखते हैं I इंटू में T। I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T, ये बनता है फार्मूला। और ये वर्क डन है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको इससे एक और फार्मूला याद हो रहा होगा, याद करो कौन सा है, ये, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, P इंटू में T। वर्क डन होता है पावर अपॉन में टाइम टेकन, ये भी होता है वर्क डन, ठीक है। तो आप नोट कर लो, चैप्टर तो यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन है, और जिसको मैं फैक्ट्स भी कहता हूँ हमारे डेली लाइफ के, उससे भी उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। पहले आप नोट कर लो गाइस इसको, क्योंकि ये लास्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों फार्मूले यूज़ होते हैं। इसमें ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी यूज़ होता है, और ओम्स लॉ भी यूज़ होता है। तो तीनों फार्मूले से ये फार्मूला बनता है। तो गाइस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये कंजर्वेशन वाला, मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन इसमें तीनों यूज़ होते हैं ना, तो पेपर में आने के चांसेस है बड़े नंबर में ये। तो गाइस आप नोट कर लो, फिर मैं मिटाता हूँ। अच्छा, आपको जानने में ये तो मतलब जानना चाह रहे होगे कि पावर जैसे कैलकुलेट करते हैं तो कुछ नॉर्मल पावर्स होती है जो उनकी यूज़ होती हैं, कितनी पावर लेते हैं। जैसे फ़ैन हो गया, कितनी लेता है, हीटर हो गया, कितनी लेता है, फ्रिज होता है कितने। तो आपको ये टेबल डिस्प्ले हो रही है, इस टेबल को देखो, आपको सारे पता चल जाएंगे कि कौन सा कितनी पावर लेता है।
फ्रिज हो गया, एसी हो गया, अपना हीटर हो गया, सब मतलब मैक्स वैसे वॉशिंग मशीन सबसे ज़्यादा लेती है, वैसे हीटर और आयरन जो होती है ना, आयरन प्रेस, वो ज़्यादा लेती है। इसलिए तो कहते हैं ना कि ये चलती है तो बिजली का बिल ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ले रही होती हैं पावर, उसमें से पावर लेंगी तो यूनिट भी बढ़ेगी। अब यूनिट से याद आया, आपको ये दिमाग में तो आता ही होगा कि ये जो मीटर की रीडिंग है ये कैलकुलेट कैसे की जाती है, पैसा का बिल कैसे बनता है। ये मीटर देख रहे हो आप, ये मीटर में जो रीडिंग्स है ना, इसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे रेट जो चल रहा है, जैसे आपको रेट के बारे में तो पता ही होगा कि 8 रुपये यूनिट चल रहा है, 9 रुपये यूनिट चल रहा है, 3 रुपये, 4 रुपये, जितने भी यूनिट चल रहा है रेट, आपको कुछ नहीं करना। पीरियड जब से जब तक करना है, जैसे एक्स आवर से और वाई आवर तक कैलकुलेट करना है। तो वाई में से एक्स को माइनस कर दो, वाई माइनस एक्स, जो भी जेड निकला उसको आपके रेट से 3 रुपये यूनिट, 4 रुपये यूनिट कर दो, वो आपका आ जाएगा रुपीज़। और यूनिट निकालने तो यूनिट ऐसे निकलेगी। तो ये ऐसे निकलता है। ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मेरे भी मन में डाउट था जब मैं मतलब था पढ़ता था। उसके बाद आयरन मतलब लोहा नहीं, वो प्रेस, हीटर, बल्ब, ये आपकी 3 एप्लीकेशन है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी है एक। एप्लीकेशन नहीं बोल सकते इनको, मतलब फैक्ट्स टाइप के हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी से नो जानने के लिए। आयरन के अंदर एक नीचे एलिमेंट होता है, जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपको डिस्प्ले में फ़ोटो में दिख रहा होगा, ये एलिमेंट है। इसका नाम क्या होता है? नाइक्रोम। लिखा हुआ है ना उसमें नाइक्रोम, तो वो होता है नाइक्रोम। हीटर के अंदर भी सेम वायर होती है। नाइक्रोम एक हाई रेजिस्टेंस वायर है। अब ये कहाँ से याद आया? यहाँ से याद आया सर, मैंने यहाँ पे बोला था हाई रेजिस्टेंस वायर नाइक्रोम, लाइक नाइक्रोम, ठीक है ना। तो नाइक्रोम एक हाई रेजिस्टेंस वायर है जो आयरन और हीटर के नीचे यूज़ होती है। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, ये डिस्प्ले में आपको फ़ोटो दिख रही होगी, इसका होता है टंगस्टन वायर होती है। और फ्यूज़ के अंदर भी वही होता है, फ्यूज़ के अंदर भी हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, ठीक है, ताकि गर्म होकर जब ज़्यादा लोड पड़े तो टूट जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी जाना पास हो जाए, मतलब बंद हो जाए। तो गाइस चैप्टर में तो यही था, थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है इसकी। अब अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में बार बार आते हैं। देखो ज़्यादा क्वेश्चन कराने का फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा खुद भी कर सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। मैं आपको बताऊँगा मेन क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, जो ज़्यादातर पेपर में पूछ जाते हैं, क्योंकि मेरा मेन एम ही है इस चैनल का कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना जो पेपर में आएंगी।